बुलेटिन में सबसे पहले आज की सबसे बड़ी खबर, सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ सदारती रेफरेंस और उन्हें जारी किया गया शो कॉज नोटिस मुत्तफिका तौर पर कलअदम करार दे दिया है। जस्टिस याहया आफरीदी ने रेफरेंस के खिलाफ काजी फाइज ईसा की दरखास्त नाकाबिल समाअत करार दी। 3 के मुकाबले में 7 जजेस का काजी फाइज की अहलिया और बच्चों के टैक्स मामलात FBI को भेजने का हुक्म। 7 जज साहिबान ने टैक्स मामला FBI को भेजने का हुक्म दिया है। रेफरेंस कलअदम करार देने का तफसीली फैसला बाद में जारी किया जाएगा। मुख्तसर फैसले के मुताबिक इनकम टैक्स कमिश्नर जस्टिस काजी फाइज ईसा की अहलिया और बच्चों को नोटिस जारी करेगा। कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू 7 दिन में जज की अहलिया और बच्चों को नोटिस जारी करेंगे। प्रॉपर्टीज की खरीदारी के हवाले से फंड्स के जराए पर वजाहत का मौका दिया जाएगा। हर प्रॉपर्टी की वजाहत के लिए अलग नोटिस जारी किया जाएगा। इसी मामले पर बात करेंगे। अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी, नुमाइंदा खुसूसी जियो न्यूज़, हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। अब्दुल क़य्यूम, बहुत बड़ा दिन था आज। सुप्रीम कोर्ट में 10 रुकनी लार्जर बेंच ने फैसला सुनाया है, फुल कोर्ट ने फैसला सुनाया है। जी हाँ, जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में 10 रुकनी फुल कोर्ट में जस्टिस काजी फाइज ईसा समेत जो मुख्तलिफ बार एसोसिएशन, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, KP बार, बलोचिस्तान बार, हाई कोर्ट बार, उनके जो तकरीबन 29 के करीब जो आईनी दरखास्तें थी उनको जो है वो कबूल किया है। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ये आईनी दरखास्तें सदारती रेफरेंस के खिलाफ जो आईनी दरखास्तें थी जिस पर सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ कार्रवाई हो रही थी, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने न सिर्फ ये सदारती रेफरेंस जो है उसको कलअदम कर दिया, उसको क्वैश कर दिया, उसके बल्कि सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में होने वाली अब तक की जो भी कार्रवाई थी उसमें जो शो कॉज नोटिस भी जारी हुआ था उसको भी जो है वो कलअदम करार दे दिया है। इस फैसले की अहम बात यह है कि जो जस्टिस काजी फाइज ईसा की जो दरखास्त थी पेटिशन, कॉन्स्टिट्यूशन पेटिशन 17/2019, उस हवाले से 9 जजेस ने तो उसको काबिल समाअत करार दिया, लेकिन एक जज जो हैं जस्टिस याहया आफरीदी, उन्होंने इसे काबिल समाअत करार नहीं दिया। ताहम उन्होंने रेफरेंस क्वैश करने के जो फैसला है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फुल कोर्ट का, उसके साथ जो है वो इत्तफाक किया है, लेकिन बार एसोसिएशंस की दरखास्तों के साथ। जबकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जहां सदारती रेफरेंस क्वैश कर दिया है, वहां पर जो मामला है वो टैक्स प्रोसीडिंग से मुतल्लिक जस्टिस काजी फाइज ईसा की अहलिया और उनके बच्चों की जो लंदन प्रॉपर्टीज हैं, उस हवाले से FBR के अंदर डायरेक्शन दी है कि वो 60 दिन के अंदर ये सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद 7 दिन के अंदर इनकम टैक्स कमिश्नर उनको नोटिस भिजवाएंगे और ये तमाम कार्रवाई जो है वो टैक्स मैटर से अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी, ये बताइएगा कि अब तक किसी बेंच का हिस्सा नहीं थे जिस दौरान रेफरेंस दाखिल था सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में जस्टिस फाइज ईसा के खिलाफ। अब छुट्टियों के बाद जो नई कॉज लिस्ट जारी होगी तो क्या बेंच का हिस्सा बना दिए रहेंगे क्योंकि मामला अब खत्म हो गया? क्या हम दुरुस्त समझे? देखें, जब सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल की कार्रवाई हो रही थी और ये सब भी चल रहा था तो जस्टिस काजी फाइज ईसा बाकायदा मुकदमात की समाअत करते रहे। वो इस फुल कोर्ट का हिस्सा तो जाहिर है नहीं हो सकते थे, लेकिन उसके अलावा जो भी उनकी जुडिशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी बतौर जज, वो अपनी अंजाम देते रहे थे। तो मासवा इस मुकदमे के जो कि उन्हीं का मुकदमा फुल कोर्ट के सामने था, उसके अलावा वो है वो मुकदमात की समाअत बदस्तूर करते रहे हैं और वो आइंदा भी करते रहेंगे। ठीक है, इस केस के हवाले से हमें बताइएगा कि 60 दिन की मियाद मुकर्रर की गई है जस्टिस फाइज ईसा की अहलिया के हवाले से जो कार्रवाई होगी, FBR जो तफ्तीश करेगा, तहकीक करेगा, 60 दिन की मियाद मुकर्रर की गई है। और क्या सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल इसको ऑब्जर्व भी करेगी, मॉनिटर भी करेगी? लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जजमेंट है उसके हवाले से 60 दिन के अंदर उन्होंने ये तमाम कार्रवाई जो है मुकम्मल करनी है और फिर उसके बाद वो रिपोर्ट जो है FBR सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल को भिजवाएगा, यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इस फैसले के मुताबिक कि उसके बाद जो है अगर सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल उन सारे मामलात को देखते हुए ये समझती है कि इसके अंदर कोई बेज़ाब्ती है, तो फिर सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल के पास ये इख्तियार होगा कि वो अज खुद आइन के आर्टिकल 209 के तहत अज खुद कार्रवाई कर सकेगी। तो ये तब होगा जब ये सारा जो इनकम टैक्स प्रोसेस है, ये इसकी रिपोर्ट जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को भिजवाई जाएगी और इस हवाले से जितनी भी प्रोसीडिंग्स हैं उसको भिजवाई जाएंगी। तो एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि
जो है वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की निगरानी तो होगी। बहुत शुक्रिया अब्दुल करीम सिद्दीकी आपका। और मुख्तसर फैसला आने के बाद जस्टिस काजी फाइज ईसा के वकील मुनीर मलिक ने कहा कि वो तो पहले दिन से ही कह रहे थे कि रेफरेंस गैर आईनी है, आज अदालत ने भी गैर आईनी करार दे दिया। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में भी चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ कार्रवाई खत्म कर दी गई। पहले दिन से कहते थे कि रेफरेंस गैर आईनी है, आज अदालत उज़्मा ने कह दिया है। हमारे पिटिशन के साथ बहुत सी और पिटिशन्स थी जो आपने देखी बार एसोसिएशन की। इस केस में बहुत लार्जर इश्यूज़ हैं। आपने देखा ARU का इशू था, कोवर्ट सर्वेलेंस का इशू था, मैलेफिडेस का इशू था। तो जब तक डिटेल्ड रीजंस नहीं आ जाते एज काउंसिल मेरे लिए कमेंट करना नामुनासिब होगा, क्योंकि ये सारे इश्यूज़ हैं लेकिन आपके सामने हैं। हम कहते थे कि रेफरेंस अनलॉफुल है, गैर आईनी है, वो क्वाश हो गया। शो कॉज प्रोसीडिंग्स, शो कॉज नोटिस क्वाश हो गया और SGC की प्रोसीडिंग्स क्वाश हो गई। अल्लाह का शुक्र है। इसके साथ साथ वकील तंजीमों के नुमाइंदे हामिद खान ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को कानून की हुक्मरानी, अदलिया और वकला की फतह करार दे दिया। मीडिया से गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि अदालत ने उनके सारे नुकात माने, चारों सूबों के वकला जस्टिस काजी फाइज ईसा के साथ हैं। ये एक दफ़ा फिर अदलिया की आज़ादी की फतह है, एक दफ़ा फिर ये आइन की सरबुलंदी की फतह है, कानून की हुक्मरानी की फतह है और वकला के इत्तेहाद की फतह है। ARU जो भी बनाई गई है इसका पीछे कोई जवाब नहीं है, कानूनी तौर पर इसकी कोई बुनियाद नहीं है, लिहाजा इसको हम कानूनी अदारा नहीं मान सकते। साबिक अटॉर्नी जनरल और मुमताज़ माहिर कानून इरफान कादिर एडवोकेट ने कहा कि बज़ाहिर सुप्रीम कोर्ट ने यह तस्लीम कर लिया है कि अहलिया और बच्चों की जायदादों से जस्टिस काजी फाइज ईसा का कोई ताल्लुक नहीं है। GNU से गुफ्तगू करते हुए इरफान कादिर एडवोकेट का कहना था कि अदालत ने जज साहब की अहलिया का ये मौक़िफ़ मान लिया है कि जायदादें उन्होंने अपने आज़ाद ज़राए आमदन से हासिल की। इसी वजह से जज साहब को मिसकॉन्डक्ट के इल्ज़ाम से बरी ज़िम्मा किया गया है। जी, मैं समझता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने ये व्यू फॉर्म किया है, उनका जो ख्याल है सारी चीज़ के बारे में वो ये है कि ये जो जायदादें थीं ये उनकी बेगम साहिबा की थीं, उनकी बेगम साहिबा के पास इंडिपेंडेंट सोर्स ऑफ फंड्स थे इन जायदादों को हासिल करने के, जो कि बेगम साहिबा ने कल वीडियो लिंक के जरिए 10 रुकनी बेंच को अपना तमाम मौक़िफ़ जो है बयान किया। और चूंकि बेगम साहिबा का इस मौक़िफ़ आने के बाद वो सुप्रीम कोर्ट 10 रुकनी बेंच ये समझा कि जज साहब का इससे बिलवास्ता कोई ताल्लुक नहीं है, और चूंकि जज साहब से ताल्लुक नहीं है तो इसीलिए उन्होंने कहा कि ये अगर जायदादें नहीं भी जाहिर की गई तो वो बेगम साहिबा ने जाहिर नहीं की, और लिहाजा बेगम साहिबा से ये पूछा जाए और FPR को डायरेक्ट किया है कि वो बेगम साहिबा को नोटिस दें और इस मामले को मंतकी अंजाम तक पहुँचाएं। लेकिन टैक्स के मामले को जहां तक ताल्लुक था मिसकॉन्डक्ट का, वो जज साहब को उन्होंने इस चीज से बरी ज़िम्मा करार दे दिया है, और उन्होंने यानी उनके फैसले से यही तासुर मिलता है कि जज साहब का चूंकि ताल्लुक इन प्रॉपर्टीज से था ही नहीं और वो कोई ऐसा एविडेंस भी नहीं आया जिससे पता चले कि जज साहब जो है उन्होंने ये प्रॉपर्टीज उनके पैसे से खरीदी गई हैं। लिहाजा मिसकॉन्डक्ट का जो एस्पेक्ट है उसको इससे बिल्कुल अलहदा कर दिया गया है, उससे इसको डीलिंक कर दिया गया है, और इसी वजह से रेफरेंस को क्वाश कर दिया है और FPR के सामने उन्होंने कहा कि ये मामले चलेंगे। तो जज साहब जो है वो मिसकॉन्डक्ट की हद तक अब बरी ज़िम्मा हो गए। मुमताज़ माहिर टैक्स उमूर अशफाक तोला ने कहा कि FBR में जस्टिस काजी फाइज ईसा की अहलिया और बच्चों के असासों की जांच पड़ताल अब महज एक रूटीन की कार्रवाई की तरह होगी। GNU से गुफ्तगू में अशफाक तोला का कहना था कि अगर जज साहब की अहलिया ने टैक्स को उशवारे में वेल्थ स्टेटमेंट जमा नहीं कराया होगा तो इनकम टैक्स का ऑफिसर अब भी उनसे मांग सकता है। उन्होंने कहा कि वेल्थ स्टेटमेंट में बेकायदगी नजर आने की सूरत में टैक्स ऑफिसर के पास ऑडिट का इख्तियार होगा। अगर उन्होंने गोशवारे दाखिल कराए हैं
और उसमें अगर वेल्थ स्टेटमेंट नहीं है और अगर नहीं है तो इनकम टैक्स ऑफिसर या कमिश्नर के पास मजाज है कि सेक्शन 116(1) के तहत वो उनसे कह सकता है कि आप अपने गोशवारे वेल्थ स्टेटमेंट के समय दाखिल करवाइए। जब वो दाखिल करवाएंगे, और ये कमिश्नर किसी को भी कह सकता है चाहे रेसिडेंट है या नॉन रेसिडेंट है, जब वो दाखिल करवाएंगे तो फिर इसके बाद कमिश्नर को देखना पड़ेगा कि इसमें कहीं कोई बेज़ाब्तगी तो नहीं है। वो बेज़ाब्तगी अगर वो देखेंगे तो उनको ऑडिट का नोटिस देंगे कि जी हम आपका ये ऑडिट करना चाहते हैं, और उस ऑडिट के नोटिस के बाद उनको जवाब तलबी होगी और फिर इसके बाद उनको शो कॉज किया जाएगा। शो कॉज के बाद उनको जवाब लिया जाएगा, फिर इनका ऑर्डर पास किया जाएगा। सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में क्रैकर हमलों में रेंजर्स के 2 एहलकारों समेत 4 अफराद जाँ बहक हो गए। पहला क्रैकर हमला घोटकी में रेंजर्स मोबाइल के करीब किया गया। हमले में रेंजर्स के 2 एहलकार शहीद, 1 शहरी जाँ बहक हो गया, जबकि रेंजर एहलकार और 1 शहरी जख्मी भी हुआ। दूसरा क्रैकर हमला कराची के इलाके लियाकताबाद में एहसास प्रोग्राम के दफ्तर के बाहर किया गया, जिसमें 1 शख्स जाँ बहक और 1 एहलकार समेत 8 अफराद जख्मी हुए। लाड़काना में मुल्जिमान रेंजर स्कूल के नजदीक क्रैकर फेंक कर फरार हो गए। कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। और गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल का बयान आया है। सिंध में हमले एक बाज़ाबिता मनसूबाबंदी का हिस्सा नजर आ रहे हैं। अवाम भरोसा रखें, पूरी कुव्वत से शरपसंदों के पीछे जाएंगे, क्रैक डाउन करेंगे। इमरान इस्माइल ने जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा कि माजी में सरगर्म ग्रोह के बचे कुचे लोग दोबारा मुनज़्ज़म होने की कोशिश कर रहे हैं। लगता है कि ये सिलसिला मनसूबाबंदी के तहत हो रहा है। सूरत हाल को बारीक बीनी से देख रहे हैं। और आपको बताएं कि वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने लाड़काना में क्रैकर हमले का नोटिस ले लिया है। तर्जुमान ने बताया कि कराची, घोटकी और लाड़काना के वाक़यात की रिपोर्ट 2 रोज़ में तलब कर ली गई है। वज़ीर आला सिंध की जानिब से यह हिदायत सामने आई है। कोरोना के फैलाव को रोकने के लिए कराची में रिहायशी इलाकों के साथ साथ कारोबारी मराकज़ का भी स्मार्ट लॉकडाउन किया गया है। लॉकडाउन के दौरान शहर के कारोबारी इलाकों में क्या सूरत हाल है, रियाज आंडी से जानते हैं। जी रियाज। जी देखिए, कराची से स्मार्ट लॉकडाउन की अपडेट है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ एम ए जिन्ना रोड पर, और यहाँ पर सूरत हाल ये है कि अगर आप देखें तो दुकानें सारी आपको बंद नज़र आती है, लेकिन सिर्फ दुकानें बंद हैं या कारोबार भी बंद है, ये आपको बताते हैं। चंद दुकानें यहाँ इस पट्टी पे खुली हुई है, आप देख लें जाके। हम अगर खोलते हैं तो हमें मना कर देते हैं, ठीक है। अब ये इनकी क्या है सेटिंग। और लेकिन बाज़ार के अंदर जाने से पहले ये फुटेज भी आपको दिखाना चाहूँगा। ये वो गाड़ियाँ हैं जो मजदूर चलाते हैं। जब एक दुकान से दूसरे दुकान के दरमियान सौदा होता है या गोडाउन से माल लाना होता है तो ये लोग अपनी इन गाड़ियों पे पहुँचाते हैं। लेकिन अगर आप देखें तो चेन लगा के ताले लगे हुए हैं और गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ हैं जो इस वक्त बंद खड़ी है। बहुत परेशानी है इनको। इधर मैं काम करता हूँ, मैं तुम्हारे से बात करूँ, मैं घर में जाता मेरे रोना मेरे को आ जाता है, इतना परेशानी है। आप मार्केट में चलते हैं, पूरा बंद कर दें या पूरा खोल दें। अब ये बड़ा मसला पड़ रहा है कि ये गली खुली हुई है, ये गली बंद है। और राइट, सो बाज़ार के अंदर का जो हाल है वो तो हमने आपको दिखाया, और ये बाज़ार का बैरूनी हिस्सा है, ज़ाहिरी है, जो आपको बाज़ार बंद नज़र आता है। लेकिन ये सूरत हाल क्यों है? बड़ा मुश्किल काम हो गया। लोगों के पास अब खाने के मसले हो गए। पता नहीं स्टेट बैंक की क्या पॉलिसी है। यहाँ हमारे दुकानदार को तो 1 पैसा का स्टेट बैंक ने नहीं दिया, ना गया, ना दिया, ना किया, ना कोई आगे पूछा है उसने। जो स्टेट बैंक का प्रोग्राम था रोज़गार बचाओ का, वो बड़े लोगों के लिए। जो एहसास प्रोग्राम है वो बिल्कुल निचले तबके के लिए। और जो बीच के लोग हैं, जो बहुत ज़्यादा लोग हैं, जो मुतवस्सित तबका है, उस पर कोई तवज्जो ही नहीं है। बस यही वजह है कि जब भी लॉकडाउन की कॉल आती है इसलिए वो फेल हो जाती है, और इस दफ़ा भी यही हाल है। कैमरामैन अल्ताफ़ हुसैन के साथ रियाज एंडी, जियो न्यूज़, कराची। वज़ीर आला सिंध का कहना है कि सूबे में कोरोना की सूरत हाल खतरनाक शक्ल इख्तियार करती जा रही है। गुज़िश्ता 24 घंटों में मज़ीद 49 लोग कोरोना के बायस इंतकाल कर गए हैं। उन्होंने बताया कि अब तक सूबे भर में कोरोना से इंतकाल कर जाने वालों की तादाद 1000 से तजावुज़ करते हुए 1013 हो गई है। सूबे में 2894 केसेस रिपोर्ट हुए, जो अब तक सबसे ज़्यादा हैं।
बताया गया वज़ीर आला सिंध की जानिब से कि 673 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। 1691 मरीज 24 घंटों में सेहतयाब भी हो चुके हैं। अवाम की हिफाजत की खातिर मुख्तलिफ इलाकों में सिलेक्टिव लॉकडाउन किया गया है। अवाम इंतजामिया से ताउन करें, ये वक्त इत्तेहाद और एक दूसरे की हिफाजत का है। आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं कि वज़ीर आला पंजाब ने गंदम और आटे की कीमतों में इस्तेहकाम के लिए इंतजामी इकदामात करने का हुक्म दिया है। उस्मान बुज़दार ने कहा कि गंदम और आटे की कीमत में बिला जवाज़ इजाफा किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि कीमतों को खुद मॉनिटर करेंगे। अवाम को किसी सूरत नाजायज मुनाफाखोरों के रहम करम पर नहीं छोड़ा जा सकता। डॉलर की कीमत में इजाफे का सिलसिला आज भी थम नहीं सका। ओपन मार्केट में डॉलर की कदर में मजीद 80 पैसे का इजाफा हुआ, जिसके बाद $1 167 रुपए 20 पैसे का हो गया। इंटरबैंक में डॉलर की कदर में 28 पैसे का इजाफा, जिसके बाद इंटरबैंक में $1 166 रुपए 63 पैसे का हो गया। मुल्क में सोने की फी तोला कीमत में 1400 रुपए का इजाफा हो गया। 1 तोला सोने की कदर 1,07,000 रुपए हो गई। 10 ग्राम सोने की कदर 1200 रुपए इजाफे से 86,334 रुपए हो गई। फैसलाबाद में कोरोना के खिलाफ जंग लड़ते हुए एक और मसीहा डॉक्टर कमर खलील जान की बाजी हार गए। डॉक्टर कमर खलील माहिर तालीम प्रोफेसर खलील अहमद के बड़े साहबजादे थे। डॉक्टर कमर खलील ने 4 जून को कोरोना वायरस की तस्दीक हुई थी और आज वो फैसलाबाद में इंतकाल कर गए। उन्होंने 1991 में पंजाब मेडिकल कॉलेज से ग्रेजुएशन की। डॉक्टर कमर ने न्यूरोसर्जरी समेत तिब के मुख्तलिफ शोबों में खिदमात सर अंजाम दी। वो यूनिवर्सिटी ऑफ ज़राअत फैसलाबाद में मेडिकल ऑफिसर तैनात थे। वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी शहबाज गिल ने क्वेटा के फातिमा जिन्ना अस्पताल का दौरा करके कोरोना से सेहतियाब होकर दोबारा ड्यूटी सर अंजाम देने वाले डॉक्टर्स की हौसला अफजाई की। शहबाज गिल ने कहा कि कोरोना के खिलाफ फ्रंट लाइन वर्कर्स को पूरा पाकिस्तान खासकर वज़ीर आज़म की जानिब से खिराज तहसीन पेश करते हैं। इस तरह के हीरो जैसे डॉक्टर महमूद साहब हमारे साथ हैं, जो ये 4 बहन भाई हैं, चारों डॉक्टर हैं और बदकिस्मती से चारों पॉजिटिव हुए कोरोना में। बट क्योंकि यहाँ इमरजेंसी में डॉक्टर्स की ज़रूरत थी तो एमएस साहब ने रिक्वेस्ट की और डॉक्टर महमूद ने ऑप्ट किया कि वो वापस आके फिर फ्रंट लाइन पे सर्व करेंगे। तो ये वो हीरो हैं जिनको खराज तहसीन पेश करने के लिए प्राइम मिनिस्टर साहब ने हमें अहकाम दिए कि हम इन तक पहुँचें, इनके साथ खड़े हों, इन्हें बताएँ कि वज़ीर आज़म इमरान खान आपके लिए फ़िक्रमंद भी हैं और वो आपको प्रोटेक्ट करने के लिए पूरी कोशिश करेंगे जो दूसरे डॉक्टर्स हैं।